हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो लेक्चर नंबर 10वां है संसदीय समितियां, संशोधन एवं आपातकाल। पॉलिटी की सीरीज चल रही है और लगातार आप सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिल रहा है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके फॉर ऑल एसएससी के लिए यहाँ पर जीके मिलती रहेगी आने वाले समय में। यहाँ पर और भी सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं जिसकी सूचना आपको आने वाले समय में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर मिलती रहेगी। हालांकि टेलीग्राम हाल फिलहाल के लिए बैन है, तो उसकी जगह पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर बहुत सारी और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ऐप से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको बता दूं। यहाँ पर यही जो सीरीज चल रही है इसकी क्लासेस आप अगर पहले से ही एक्सेस चाहते हैं बिना किसी हैसल के, और एक अच्छी बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनी हो आपको, आप चाहते हैं कि सारी क्लासेस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं, तो आप रैंक अप पीवाईक्यू के नाम से हमारा एक कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी यह 199 का शो कर रहा होगा, जो अभी मैं आपको 149 में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको सिंपल है, जाना है और कूपन कोड लगाना है 1PYQ50, तो आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, फ्री वाले दोस्त भी चिंता ना करें, उनके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। प्लान ये है कि आप प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया के नाम से हमारा एक टेस्ट मॉक टेस्ट सेक्शन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्राइम एकेडमी ऐप। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से मेंटोर चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो आपका, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, यहाँ तक कि यूपीएससी से रिलेटेड, तो भी मैं आपको एक प्रकार से मेंटोर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल है तो आप ईमेल में कोई भी ऐसी क्वेरी है जो एडमिशन से रिलेटेड आपको अगर फेस कर रहे हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, ऐड तो हो गई, अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो मौलिक अधिकारों से रिपोर्ट के बारे में संबंध पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो जो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट है वो भी, और जेवी कृपलानी रिपोर्ट है, और इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, इस सारे के सारे जो हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीजों से संबंधित रही है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रही है। अब देखो यहाँ पर देखो, सामान्य तौर पे जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है कब आई थी? 1928 में आई थी। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का एक प्रकार से पहला, जब मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास था उसके लिए था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें समानता, व्यक्ति स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो एक प्रकार से कह सकते हो तो ये जो मोतीलाल नेहरू समिति है या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है, यह किससे संबंधित हो गई? मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गई। ठीक है, वहीं पर तेज बहादुर सप्रू समिति है जो, ठीक है, और जेवी कृपलानी समिति हैं, ये भी जो किससे संबंधित हो जाएंगी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित की गई थी, और स्वतंत्रता आंदोलन, मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता, इन सब चीजों से संबंधित रही हैं। ठीक है, वहीं पर जो यहाँ पर सरकारीय आयोग समिति है, यह 1983 में गठित की गई थी। 1983 में गठित की गई थी, और यह किस लिए गठित की गई थी? केंद्र राज्य, जो केंद्र एवं राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी, समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन केंद्र एवं राज्यों से संबंधित और समितियां कौन सी थी, तो देखो एक समिति और आ जाती है, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति जो है 1969 में गठित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है पुंछी आयोग समिति। पुंछी आयोग समिति नहीं, पुंछी आयोग ही बोल जाते हैं। इसका गठन जो है वो 2007 में हुआ था। तो ये समितियां हैं और आयोग हैं, इनके जरूर नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। फजल अली आयोग में नहीं कहा गया था ये चीज, राजमन्नार आयोग में नहीं कहा गया था, मंडल आयोग में भी नहीं कहा गया था, तो किस में कहा गया था? अब मैं आपको बताता हूँ। फजल अली आयोग देखो यहाँ पर सबसे पहले 1953 में गठित किया गया था। ठीक है, क्यों गठित किया गया था? तो भाषाई भाषाई राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। पुनर्गठन पर सुझाव के लिए गठित किया गया था। ठीक है,
इसके अलावा जो राजमन्ना समिति 1969 में गठित किया गया था, इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा मंडल आयोग जो है 1979 में गठित किया गया था। क्यों गठित किया गया था? पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिशें देने के लिए, और आरक्षण की सिफारिशें के लिए, की सिफारिशें देने के लिए, ठीक है। वहीं पर जो सरकारीय आयोग है तो 1983 में गठित किया गया था और यही केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इसी ने ही सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए वो गैर पक्षपाती पूर्ण होनी चाहिए। हालांकि तब से अभी तक अपनाया नहीं गया ये चीज, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो गैर पक्षपाती पूर्ण होनी चाहिए, गैर पक्षपाती पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो विचार है वो कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। इतना ध्यान रखना आपको, राज्यपाल की नियुक्ति का विचार कनाडा से लिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संविधान समीक्षा आयोग जिसकी अध्यक्षता ने की थी, मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ पहल करने की सिफारिश की थी, तो कौन इसके अध्यक्ष थे वो आपको बताना है। किसने अध्यक्षता की थी संविधान समीक्षा आयोग की? तो इसकी जो अध्यक्षता की हुई थी वो की थी न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया ने की हुई थी, ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या हुआ था, इस आयोग ने जो M.N. वेंकटचलैया आयोग भी बोला जाता है, इसको संविधान समीक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रख लेना, संविधान समीक्षा आयोग, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो सजेशन दिया हुआ था, इन्होंने बोला था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और भी अन्य चीजें में सजेस्ट किया हुआ था, जैसे कि बोला हुआ था कि यहाँ पर जो संविधान है उसको और तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, और तरीके से लागू किया जाना चाहिए, उसमें और भी संशोधन किए जाना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें पर सिफारिश की गई थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्यों को सफल कराने के लिए कुछ पहल करने की सिफारिश की गई थी, किसने? M.N. वेंकटचलैया ने की हुई थी। अब जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कहाँ पर है? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। हम मौलिक कर्तव्य बताएंगे आपको 10 हैं थे, ठीक है। सबसे पहले जो मूल संविधान था उसमें 10 थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा दिया गया था, तो कितने हो गए? टोटल 11 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, भाग 4 का, यानी कि 4A कह सकते हो, के अनुच्छेद 51A में है ये, ठीक है। और कब जोड़ा गया था? तो इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है वो 8 सजेस्ट किए हुए थे, बाद में कुल कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए, ठीक है। और इसके बाद एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। तो कितने? 11 हो गए। और 8 जो है, यानी कि जो 10 जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है आपको अच्छे से। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारत की में सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो है वो कुल कितने सदस्य होते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो, सार्वजनिक उपक्रम समिति की जो स्थापना है 1964 में की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और किसकी? कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। अब इसमें जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं? टोटल होते हैं 22, 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 किससे होते हैं? 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 7 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। अब इसमें जो अध्यक्ष होता है, मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा अध्यक्ष? इसमें जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से अध्यक्ष होता है, लोकसभा का कोई सदस्य होता है जो अध्यक्ष होता है, इन्हीं सदस्यों में से, ठीक है। लोकसभा का सदस्य वह होना चाहिए। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो अगर कार्य आपसे पूछ लिया जाएगा तो कार्य क्या होना चाहिए? कार्य जो है
वो इसका कार्य है सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रमों, उपक्रमों, कर्मों नहीं, कर्मों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना, की जांच करना। ठीक है, तो ये चीज होती थी। अब पहले इसमें जो थे 15 सदस्य होते थे, 1974 में ही बढ़ाकर इसमें 22 सदस्य कर दिया गए थे। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल भी आपको बता दूं, तो कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कहता है संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। संसदीय स्थायी समितियों का जो है कार्यकाल पूछा हुआ है कितने वर्षों का होता है। तो देखो, संसदीय जो स्थायी समितियां होती हैं उनकी प्रकृति ही स्थायी होती है। ठीक है, इन समितियों के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, यहाँ पर देखो समितियों का कार्यकाल पूछा है, समितियों का कार्यकाल नहीं बताना है आपको, यहाँ पर बताना है सदस्यों का कार्यकाल बताना है। किसका, सदस्यों का कार्यकाल पूछा हुआ था। कई बार क्वेश्चन भी डाउट पूछ लेते हैं, तो सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना था। तो समितियों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो है होता है 1 वर्ष का होता है। कौन सा, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और समिति में जो निजी सदस्य होते हैं यानी कि सांसद होते हैं, जो मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें एक प्रकार से जो चुनाव होता है, कहे मत होता है, तो किस तरीके से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से होता है। एकल संपूर्णीय मत के माध्यम से इनको चुना जाता है। अगर देखो समितियों, जो स्थायी समितियों के देखा जाए तो कौन कौन सी स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सामान्य तौर पे देखो, एक आती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके अलावा कौन सी आ जाएगा, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और कौन सा आ जाएगा, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो ये नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब यही जो है प्रमुख वित्तीय समितियां भी होती हैं। देखो क्या होता है ना, अगर पैसा है तो पैसे का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं ना संसद में, वो चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उन चोरों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि ये नियंत्रण भी उन्हीं चोरों के पास होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब कई बार ना ये हंसने की वाली बात भी नहीं है, मतलब इस टॉपिक पे कि संसद में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बेसिकली करप्टेड है। ठीक है, अब उन्हीं पर नियंत्रण है, उसी करप्शन का, कमांड किसके पास हो उसकी। बट कई बार क्या है कि जैसे लोक लेखा समिति है, ये बहुत अच्छा काम करती है। कई बार लोक लेखा समिति है, बहुत शानदार काम करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति भी और ये तीनों समितियां बहुत अच्छे से तरीके से काम करती हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे इसमें जो सदस्य होते हैं उनका एक प्रकार से कह सकते हैं दो प्रकार के ही, दोनों प्रकार के ही सदस्य होते हैं। हालांकि उनका अपना आपस में साठ गांठ हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। भारत में प्राक्कलन समिति पहली बार किस वर्ष गठित की गई थी। तो प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा गया है कि किस वर्ष गठित की गई थी। तो देखो इसका जो गठन है वो 1950 में हुआ था। गठन जो है 1950 में हुआ था। और 1950 में कब किया गया था, तो जॉन मथाई थे, इनकी सिफारिश पे किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया, जॉन मथाई की सदस्य किया, सिफारिश किया गया था। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य जो होते हैं, 30 सदस्य जो होते हैं वो किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ठीक है, अर्थात राज्यसभा में इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष भी इसमें क्या है, जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा सदस्य ही होगा एक प्रकार से। ठीक है, इसका कार्य क्या है, जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्य क्या होता है, तो जो बजट अनुमान है उनका बजट अनुमानों, मतलब जो बजट में शामिल अनुमान है उनकी जांच करना है। बजट में शामिल जो अनुमान है, शामिल अनुमानों की जांच करना, अनुमानों की जांच करना होता है इसका काम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो इसका जो सुझाव एक प्रकार से आती है वो है सरकारी व्यय में, व्यय में
मित मित व्ययिता, मित व्ययिता के उपाय सुझाना है। इसको जो एक और नाम से पुकारा जाता है, अगला नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है निरंतर मित व्ययिता समिति कहा जाता है इसको। ठीक है, निरंतर मित व्ययिता समिति कहा जाता है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो लोक लेखा समिति जो है एक स्थायी समिति है, और स्थायी समितियों के सदस्य कब तक के लिए चुने जाते हैं? तो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी जो स्थापना है, लोक लेखा समिति की स्थापना, लोक लेखा समिति। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आती है सबसे पहले स्थापना की बात, कि स्थापना कब हुई थी लोक लेखा समिति की स्थापना। स्थापना जो है इसकी 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। कब हुई थी? और मतलब 1921 में हुई थी, किसके तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं, तो सदस्य कितने होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से, और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। और इसकी जो जांच है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, वो कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। मतलब ये समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कैग होता है, जो उसकी जो ऑडिट की जांच होती है, जो ऑडिट वो प्रदान करता है, तो ऑडिट या जो रिपोर्ट है उसकी यह जांच करता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रख लेना। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन किसके आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान के भाग 20 का पार्ट है। इसका भाग 20 का पार्ट है अनुच्छेद 368। अब देखो सामान्य तौर पे संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 ही संशोधन आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो साधारण बहुमत है, अब एक और कई बार आता है, आपके दिमाग में कभी नहीं आया हुआ, ये तो मैं 101% श्योर हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो साधारण बहुमत होता है, अब साधारण बहुमत क्या बहुमत होता है? कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं, कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अपना खुद का एक प्रावधान है। लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद जो 4 में संशोधन का पार्ट दिया हुआ है कि इसमें भाग 1 में जो संशोधन होगा वो इस तरीके से होगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ऐसे और भी आर्टिकल हैं, ठीक है, उनके अपने भाग में या अपने कुछ अनुच्छेदों में जो है सिंपल लिखा हुआ है कि इन अनुच्छेदों में इस तरीके से ही संशोधन किया जा सकता है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है, वो अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 का सिंपल सा मतलब है इसमें विशेष बहुमत का पार्ट है। ठीक है, और एक कठोर जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला है, तो जो लचीलापन है वो कौन सा है? जैसे कि जो साधारण बहुमत है वो लचीलापन हो जाएगा, वहीं जो कठोर पार्ट है वो किस तरीके से हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत दिया हुआ है वह कठोर पार्ट हो जाता है कि उसको किस तरीके से संशोधन किया जाएगा, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखा जाए सामान्य तौर पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर विशेष बहुमत दिया हुआ है कि विशेष बहुमत जो है, विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत यहाँ पर भी है। ठीक है, अब विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखो कुल सदस्यों का जो बहुमत होता है, सिंपल सा देखता चलना, इसके अलग अलग पॉइंट है, जो है कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपके पास 100 सदस्य हैं,
ठीक है, इन सदस्यों का बहुमत कितना हो जाएगा, तो बहुमत इनका हो जाएगा 51। भाई 51 है, 49 नहीं है, तो कुल सदस्यों का ये बहुमत है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये जो 51 है वो कैसे होना चाहिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 की आवश्यकता होनी चाहिए इसमें। कितने उपस्थित, जो उपस्थित हैं, ठीक है, और तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 की आवश्यकता है, 2/3 की आवश्यकता है इसमें। अगर मान लो, अब इसमें से मान लो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए 100 में 100 आउट ऑफ 100 हैं, तो उसमें कितने 1 मतलब 75 चाहिए हमको, उपस्थित हैं अगर, तो कितने 75 लोग, तब वो संशोधन माना जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें दूसरा जो पार्ट है वो कैसा जाता है, ये तो सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होनी है, लेकिन इसमें क्या होना, विशेष बहुमत के साथ, जो विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत तो ये है ही है, तो इसके साथ जो है वो राज्यों को भी पुष्टि करनी होगी। राज्यों, आधे राज्यों को, कितने आधे राज्यों की पुष्टि होनी चाहिए। मतलब अगर 28 राज्य हैं तो 28 में से जो 14 राज्य हैं उनको भी इसकी पुष्टि करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, जैसे उच्चतम न्यायालय में हो गया, उच्च न्यायालय में हो गया, अगर कोई भी पार्टी इसमें संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जो विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की जो पुष्टि है वो तब आवश्यकता पड़ेगी जब, जैसे कि जो राज्य है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में मतलब कोई बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, शक्तियों में चेंज होने वाला, शक्ति पृथक्करण में होने वाला, पावर्स में चेंज हो रहा है, तो दैट्स द पॉइंट कि वहां पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता पड़ सकती है वहां पर। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर संशोधन पार्ट पढ़ेंगे, जब अभी हम लोग कुछ समय पश्चात में एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तब मैं आपको एक विशेष बहुमत बहुत अच्छे से, विशेष बहुमत नहीं, सारी चीजें मैं बहुत अच्छे डिटेल में एक एक करके वहां पर पढ़ाऊंगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार भारत एक राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है, कहाँ का राष्ट्र है? भाई आपको पता होना चाहिए संविधान है क्या, भारत है क्या। भारत एक, आपको लगता है एक छोटा मोटा लाइक कंट्री लाइक नहीं है, ये मैप नहीं है सिर्फ, लाइक इस तरीके से आपने एक मैप ड्रॉ नहीं कर दिया है। भारत एक थॉट है, विचारधारा है, जहां पर कई सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन में कुछ चेंजेस किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में लाया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, मतलब लघु संविधान कहा गया था इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने सारे इसमें संशोधन किए गए थे। इसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और यह जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, आपातकाल के दौरान किया गया था। इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 1975-77 के बीच में इसको किया गया था। इसमें और भी चीज जोड़े गए थे, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन एक चीज, एक पार्ट और जोड़े गए थे, जो न्यायिक समीक्षा थी उसको सीमित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, कुछ ऐसे संशोधन को जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में चेंज कर दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, कि 1952 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। 1952 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962-1968 में किया गया था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। तो 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है, और यह जो है 10 जनवरी 1968 तक जारी रहा। कब तक, 10 जनवरी 1968 तक जारी रहा। ठीक है, इस समय जो राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब जो ये पहला आपातकाल हो जाएगा। दूसरा आपातकाल जो है 1971 में, 1971 में, 1971 में कब, भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा आपातकाल जो है 1975 से लेकर 1977 तक, आंतरिक अशांति के कारण,
आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के लिए सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की हुई थी? तो मैंने एक पॉइंट अभी नोटिस करवाया हुआ था, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो कौन सा था? मंडल कमीशन, मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग जो है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी ने जो है ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में और तथा शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में वाद आता है। ठीक है, केस आता है, तो उस केस का नाम था इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ। इसको मंडल मामला बोलते हैं, मंडल केस भी बोलते हैं, मंडल मामला की आया था। इसमें जो है जो कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई थी, 50% की सीमा लगाई गई थी। ठीक है, और इसी के तहत जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा आई थी, क्रीमी लेयर की अवधारणा आई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, वहीं पर जो देखो सरकरिया आयोग था, तो सरकरिया आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंधों से था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक है, और जो पंचायती राज से संबंधित थी। कोठारी आयोग थी, ये शिक्षा सुधारों से संबंधित थी, शिक्षा सुधारों से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में पूछा हुआ है। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है 1990 में इसका गठन किया गया था, यह जो है वो चुनावी सुधार के लिए गठित किया गया था। इसके लिए चुनावी सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 324 1900 निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, वहीं पर एक और ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 326 है, अनुच्छेद 326 में जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर होंगे, लिखा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा, हाँ सॉरी, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन होंगे वो कैसे होंगे? वयस्क मताधिकार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, वहीं पर जैसे एक जो चुनाव सुधार के अलावा और संदर्भ में चुनाव सुधार में और समितियां कौन सी आ जाएंगी? तो तारकुंडे समिति जो है 1974 में गठित की गई थी। इसके अलावा जो है बोहरा समिति जो है वो 1993 में गठित की गई थी। सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार के उल्लेखित है? अभी अभी मैंने बताया हुआ था, तो 2 प्रकार के उल्लेखित थे। अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, अब आपको हो सकता है कई जगह पर 3 भी मिल जाए, बट 3 नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पर अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा है, यहाँ पर एक देखो नोटिस हरदम करना, अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो 100वां संशोधन अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह जो है 100वां संशोधन पूछा है, 100वां संशोधन जो है वो 1 अगस्त 2015 को लागू हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली किससे संबंधित था? 100वां संशोधन अधिनियम तो और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित था।
आदान प्रदान से संबंधित था, संबंधित था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रदान करता है? सबसे विवादास्पद पूछा हुआ है, तो इसके बारे में जो सही है वो अनुच्छेद 356 बेसिकली, इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, क्या है, रावज्य आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इसके तहत लगाया जाता है। इसमें जो है एक वर्ड लिखा हुआ है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, विफलता। देखो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार, आप लोगों को दिमाग में रखा होगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होती क्या है। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का आज तक कोई परिभाषा तय नहीं है, बट यहाँ पर सिंपल सा एक मीन से है कि प्रशासनिक तंत्र ऐसा होता है कि अगर मान लो मुख्यमंत्री ने वहां पर इस्तीफा दे दिया तो दैट्स पॉइंट की वो प्रशासनिक तंत्र की विफलता है, वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो वह विरोध करने पर उतर जाए, जैसे भी कि हमें भारत देश से अलग होना है, तो दैट्स द पॉइंट कि वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। ठीक है, कि भारत और से वो अलग होना चाहता है, वो अलग से झंडे फहराने लगा है कोई भी, तो और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं वहां पर, और वो वहां का जो प्रशासन अमला है वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता बोला जा सकता है सामान्य तौर पर। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 352 है जो, तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। और अनुच्छेद 358 जो है वो क्या है, अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित, वित्तीय आपातकाल से, आपातकाल से संबंधित है। अब जो संविधान तंत्र की विफलता कहें या कुछ भी कहें, तो एक केस आया था एस आर बॉम्बई बनाम भारत संघ, एस आर बॉम्बई, बॉम्बई बनाम भारत संघ, भारत संघ जो है 1994 में आया था। ठीक है, तो यह जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण एक प्रकार से दिशा निर्देश इसने जारी किए हुए थे, किसने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? नगर पालिकाओं के बारे में पूछा है, नॉट पंचायती राज, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 1992 में 2 संशोधन हुए थे, 2 संशोधनों के द्वारा अलग अलग जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली बात जो यहाँ पर एक जो इसने जो है यहाँ पर पूछा गया था, 74वां संविधान संशोधन नियम है जिसके तहत जो है नगर पालिकाओं से संबंधित जोड़े गए थे, 73वां और 74वां। 73वां जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, जो 74वां है वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित था। ठीक है, अब यहाँ पर जो और भी लिखे हुए हैं, जैसे जो 97वें संशोधन अधिनियम लिखा हुआ है, इसके तहत जो है सहकारी समितियों से संबंधित है, ये सहकारी समितियों से संबंधित, सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर 69वां संविधान संशोधन है, ये दिल्ली विशेष दर्जा से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर जो 71वां संविधान संशोधन है, तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, इस सारी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन है, यह जो बेसिकली भाग 9A का पार्ट है। ठीक है, और ये नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा इसके तहत दिया गया था। इसमें जो है 18 कार्यात्मक विषय की सूची है कि ये जो शहरी स्थानीय निकाय हैं ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, 18 विषय हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान संशोधन के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया है? तो इसका जो सिंबल सीधा सा लेना देना है वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, 1956 में ये आया। ठीक है, और इसमें जो है उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेशों तक इसको बढ़ाया गया था। और यह जो संशोधन है एक प्रकार से राज्यों में जो भाषा आधार पर पुनर्गठन किया गया था उससे संबंधित प्रावधान भी है इसमें। और एक और इसमें एक चीज जोड़ा गया था कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है 2 या अधिक राज्यों में भी हो सकती है। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों में इसको किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। 42वें संशोधन संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? एक एक करके पढ़ लेते हैं कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था, वो भी पता चल जाएगा आपको। राज्य की जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कहाँ की गई भाई?
ये तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो बात है वो कहाँ पे की गई है। नहीं पता है, मैं बताता हूँ आपको, अभी अभी बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात जो है अनुच्छेद 21A में की गई थी, ठीक है। इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक विज्ञान तरीकों से संगठित किया जाएगा। इसकी जो है वो किसमें की गई थी, किसमें, जो पशुपालन से संबंधित है, ये 48A में है, 48A में है। पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा जो है, अच्छा, जो कृषि पशुपालन जो है वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति जनजाति, अच्छा इसने पूछा हुआ है 42 में अच्छा सॉरी 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 दैट सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 42 में संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका जो है वो C नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेवाओं के लिए जो आरक्षण है, इसकी बात जो है वो भी इसी में की गई थी एक प्रकार से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सिंपल सा अगर पूछा जाए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 4 नीति निषेध तत्व जोड़े गए थे। 1976 में 4 नीति निषेध तत्व जोड़े गए थे। 39A में जो है तो सामान्य न्याय और कानूनी निःशुल्क सहायता थी, ठीक है। इसके अलावा 39F जो है बच्चों और युवाओं के विकास के लिए एक प्रकार से कहें सुरक्षित एवं गरीबा वातावरण की बात की गई थी। इसके अलावा जो है उद्योगों में प्रबंधन के लिए 43A जो है 43A जो है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। और 48A जो है वो है पर्यावरण वन्यजीवों की सुरक्षा एवं सुधार से संबंधित है, ठीक है। तो इन सारे संशोधनों को क्या इसके 42वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का मार्ग प्रशस्त किया हुआ था। तो इसने पूछा हुआ है जो GST है, तो GST का एक प्रकार से संशोधन पूछ लिया कि कब हुआ था। तो GST परिषद का मार्ग कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो जो है 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो है GST को पेश किया गया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है 279A जोड़ा गया था, जिसके तहत GST परिषद की स्थापना की गई थी। GST परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस संशोधन में जो है केंद्र राज्यों दोनों में GST कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, और यह जो है एक राष्ट्र एक कर से संबंधित था। तो इसका सही आंसर जो है वही नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन सी भाषाओं को जो है वो 8वीं सूची में शामिल किया गया था। अभी अभी मैंने बताया हुआ था 71वें संशोधन के बारे में। तो 71वें संशोधन अधिनियम जो है इसके तहत जो है कौन कौन सी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है। पर देखो जब ये भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जो मूल अनुसूची थी 8वीं अनुसूची, जब मूल अनुसूची तो इसमें टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में टोटल कितनी हो गई, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कौन से जो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उड़िया भाषा थी, तो उड़िया भाषा को बदलकर ओडिया कर दिया गया, नाम बदला गया था, इसका नॉट जोड़ा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो सही आंसर जो है वो A नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कौन से कथन सही है। 103वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। तो जो संविधान संशोधन था बेसिकली 10% आरक्षण से संबंधित रखा गया था, ठीक है। अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी गई थी, एकदम सही है भाई, एकदम सही है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 10% आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण वर्ग को बरकरार रखा था, ये भी सही है भाई, ठीक है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 130वां संविधान संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो ये वाला गलत है, मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। तो 1 और 2 केवल D नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसमें संविधान संशोधन अधिनियम पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसके तहत जो है 2009 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 93 संविधान संशोधन अधिनियम,
इसके तहत एक जो है 15/5 जोड़ा गया था, 15/5 जोड़ा गया था। इसके तहत ही राज्य कुछ सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आरक्षण अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। और इसी में जो है निजी सहायता प्राप्त संस्थानों को छोड़कर जो होगा, जो निजी सहायता प्राप्त होंगे उनमें ये चीज लागू नहीं होगी। वहीं पर जो अल्पसंख्यक संस्थान होगी वहां पर भी ये नागल लागू नहीं होगी, ठीक है। और बाकी सारे संस्थानों में लागू हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखो, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के द्वारा की गई थी। देखो, मकसद है ना बीजेपी को कभी अपना भूलती नहीं है। 2014 में आते ही इन्होंने सबसे पहले न्यायपालिका को नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली बदलने हेतु एक प्रकार से न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और बाद में जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया गया था। और इस जो कॉलेजियम प्रणाली उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। और इसमें न्यायालय में 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। किस संविधान संशोधन नियम के तहत दादर नगर हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो देखो, इसमें संविधान संशोधन पूछा हुआ है। तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 था। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में जो है दादर एवं नगर हवेली को भारत में एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। वहीं पर जो 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन था ये चुनाव याचिका से संबंधित था। चुनाव याचिका अधिकार उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने से संबंधित था, ठीक है। और जो 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा जाना संबंधित था, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा जाना था, ठीक है। और 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल करना था। गोवा दमन और दीव को भारत में शामिल किया जाना था, भारत में शामिल किया जाना, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा गोवा को 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जिसको गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने यह घोषित किया कि संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने का अधिकार है और ऐसा कोई अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा? इस साफ साफ घोषित किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत की गई थी? तो देखो, एक फैसला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में, जिसने साफ साफ संसद ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था कि जो मौलिक अधिकारों से संशोधन है उसको नहीं कर सकती है, ठीक है। संविधान संशोधन के तहत जो को है अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना गया था इसको, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको संशोधित नहीं कर सकती थी। बाद में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसके लिए पहले कौन सा आया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ये एक ऐसा समय था जब सुप्रीम कोर्ट और संसद आमने सामने थे बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आता है, ठीक है। इसके द्वारा इस जो फैसले था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके द्वारा इसको चेंज कर दिया गया था। उसमें बोला गया था कि जो संविधान संशोधन मौलिक अधिकार संशोधन नहीं कर सकती, बट इसमें चेंज करके बोला गया नहीं, संशोधन कर सकती है, ठीक है। और संसद जो है संविधान के किसी भी भाग को मौलिक अधिकारों में शामिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है, हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बाद में एक और फैसला आएगा केशवानंद भारती बाद 1973, ठीक है। इसने जो है 24 संविधान को बरकरार रखा, लेकिन एक संविधान पेश किया। उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप संशोधन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन मूल संरचना को नहीं हटा सकते हो। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाए। अगला प्रश्न नंबर 26वां। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किस आयोग की स्थापना की गई थी? 89वें संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा गया 2003 के तहत। इसके तहत जो एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था उसकी स्थापना की गई थी। तो पहले क्या था कि एक आयोग था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। इसके तहत जो है 2 अलग अलग निकायों की स्थापना की गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 300
338 में जो है, अनुच्छेद 368 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कर दिया गया। वहीं पर अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, वहीं पर एक प्रकार से कह सकते हो इसकी एनसीएससी और एनसीएसटी की जो संरचना की अध्यक्षता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 102 में संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 बी के तहत, अनुच्छेद 338 बी के तहत इसको 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसको भी संविधान दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ठीक है, वहीं पर जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, जो इसको राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत इसको शामिल किया गया था, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे। और इसको राष्ट्रीय महिला आयोग को जो है 1952 में स्थापित किया गया था, संसद में अधिनियम पारित करके इनको स्थापित किया गया था। एक प्रकार से सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक नॉट संवैधानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था? सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो है 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है, इसके पहले जो था 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको इसको सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। बाद में इसको निरस्त कर दिया गया, उसके तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 371 ऐप में जो है सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मैंने पिछली क्लास में सारे विशेष राज्यों के नाम भी लिखवा दिए थे आपको कि किस आर्टिकल के तहत किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है 371 के तहत। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, दर्जा लिखना है, क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, सही था क्वेश्चन। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था, तो 2015 में आपको बताना है कौन से राष्ट्रपति रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो इसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे वो कब किए गए थे? 28 मई 2015 को। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ये 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो हैं तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रामनाथ कोविंद है जो 2017 से लेकर 2022 तक रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया हुआ था? अभी मैंने बताया था गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा, 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और यह जो था वो 25वां राज्य था, 25वां राज्य था। और इसी के तहत जो है एक विधायिका की स्थापना भी की गई थी यहाँ पर। ठीक है, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो है दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर 1987 में ही एक और घटना घटित हुई थी, घटना नहीं, अन्य राज्य थे जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको भी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 1961 में जो है यहाँ पर ध्यान रखना, जो गोवा है 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पूर्व रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार पृथ्वी पर को समाप्त कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी ने एक सबसे कड़ा डिसीजन लिया हुआ था कि जो तत्कालीन वहां पर पूर्व रियासतों के शासक थे, विशेषाधिकार थे, राजकुमार थे, सबके विशेष भत्ते, विशेषाधिकार पृथ्वी पर इनको समाप्त कर दिया गया था। तो इसको किसके संशोधन किया गया था? 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है,
इस समय जो प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक गिना जाता है इनको, ठीक है। और वहीं पर जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 तहत 71 है, इसके तहत संपत्ति अधिकार को सीमित किया गया था। इसको संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, ठीक है। वहीं पर जो 1971 है 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों का पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, मैंने अभी अभी बात बताया था कि जो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश थे उनको केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बाद में 1987 में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वहीं पर 28वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 है जो, जिसको तहत अनुच्छेद 314 के तहत भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? विकलांगता अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह जो है 1995 में पारित किया गया था, ठीक है, 1995 में। बाद में इसको दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम एक निकाला गया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। 55 में जो है, सॉरी 1995 में अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है। और बाद में 2016 में नए अधिनियम बढ़ाए गए और उसके तहत नए अधिनियम में जो है 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था, ठीक है। और वहीं पर 2016 का जो अधिनियम था उसमें सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों की जो आरक्षण की सीमा थी वो 3% से बढ़ाकर इसको 4% कर दिया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रदान करता है जिनकी जनसंख्या कितनी से अधिक है। तो मतलब कितनी अधिक थी जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शामिल की गई थी? तो ऐसे राज्य जो थे वो थे 20 लाख। कितनी? 20 लाख थी जहां की जनसंख्या, वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की गई थी, ठीक है। 3 स्तरीयों में कौन कौन सी आ जाती है? 3 स्तरों में तो सबसे पहले आती है जिला परिषद। जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होती थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाती थी पंचायत समिति। पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होती थी, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर जिसको बोलेंगे। और फिर इसके बाद आती थी ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होती थी, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान रख लेना इसको। और 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 12वीं अनुसूची शामिल किया गया था, ठीक है। अभी कुछ अगर कुछ और पार्ट देखे जाए 73वीं अनुसूची के तहत, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें जो है टोटल 29 विषय शामिल किए गए थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। वहीं पर भाग 9, भाग 9, भाग 9 में जो है 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें शामिल है, ठीक है। 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से कहें हिंदुओं के बीच जो संपत्ति का उत्तराधिकार वारस को नियंत्रित करता है, ठीक है। यही जो है हिंदू, बौद्ध, जैन पर भी और सिखों पर भी यह लागू लागू होता है, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के 60वें संशोधन के तहत व्यवसाय कर की अधिकतम सीमा 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? जो भारतीय संविधान संशोधन में 60वें के तहत व्यवसाय कर की अधिकतम सीमा 250 से बढ़ाकर जो है कितनी की गई थी? 2500 कर दी गई थी। कितनी? 2500 कर दी गई थी, ठीक है। और ये जो 60वां संशोधन अधिनियम आया था कब आया था? 1988 में आया हुआ, ठीक है, इसके तहत।
और यह कर जो है राज्य सरकारों द्वारा जो व्यवसाय, व्यापार, सेवा, रोजगार पर लगाया जाता है। ठीक है, व्यवसाय कर है जो व्यवसाय कर, व्यवसाय कर जो है वो अनुच्छेद 276 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 276 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, और राज्यों को यह कर लगाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आपातकालीन प्रावधान से संबंधित पूछा गया है, अनुच्छेद कौन से हैं? तो आपातकालीन प्रावधान संबंध मैंने आपको बताया वो था अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, और यह अनुच्छेद 352 से 360 जो है भाग 18 में है। ठीक है, भाग 18 आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होने पर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? निलंबित नहीं किए जा सकते हैं ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं? तो देखो, जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं वो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया सकता है। और जो मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है, ये जो निलंबन का प्रावधान है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, से लिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 21 जो है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और एक किसी भी परिस्थिति में इनको निलंबित नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में। तो इसका सही आंसर है जो वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। किस तारीख को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी? फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की हुई थी। तो इनको जो सिफारिश की हुई थी वो आंतरिक अशांति को हवाला देकर इन्होंने केवल केवल किसने, प्रधानमंत्री ने दिया होता है, इससे मंत्रिपरिषद में कोई सलाह नहीं ली गई थी। तो 25 जून 1975 को, कब? 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और जुलाई 2024 में इसको स्थिति को आधिकारिक रूप से संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। ध्यान रख लो। ठीक है भाई, ये ना गजब है भारत में। अभी तो संविधान की हत्या कोई और कर रहा है, वो घोषित नहीं करेंगे कि हम हर दिन कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लगाया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध। ठीक है, इसमें भारत पराजित हुआ था, इसमें पाकिस्तान पराजित हुआ था। ठीक है, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो जो संसद द्वारा इसको है अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, एक वर्ष में, या मतलब एक बार में एक ही बार बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो यह विस्तार जो है वो केवल 6 महीने से अधिक नहीं होगा किसी भी हाल पर। ठीक है, और 38वें संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रीय आपातकाल को जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। बाद में जो मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 में, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया था 38वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, तो एक वर्ष में एक वर्ष बढ़ा सकता है। यहाँ पर देखो, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकता है। बट यहाँ पर जो है सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, एक वर्ष में एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट होते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं, लेकिन यह प्लान रूप से कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो अगर मान लो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होता है और राज्य की जो संविधान व्यवस्था विफल हो गई है और वह राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो वह केवल और केवल 6 महीने के लिए होगा। कितने? 6 महीने के लिए। ठीक है, और प्रत्येक 6 महीने में, यानी कि हर 6 महीने में इसको बढ़ाया जा सकता है।
हर 6 महीने में 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और यह जो है अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ठीक है। जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो लागू होने पर मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त हो सकती है, ठीक है। विधानसभा भंग या निलंबित भी की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामला जो सर्वोच्च न्यायालय ने 356 केस में दुरुपयोग में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हुए। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख की केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाएगा? और इसी के तहत जो है संघ साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 355 में, अनुच्छेद 355 में चीज लिखी हुई है कि जो है संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। वह निश्चित करे कि जो प्रत्येक राज्य है उस प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा सके, ठीक है। वहीं पर अनुच्छेद 353 जो है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है, के प्रभावों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति से संबंधित है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 है जो वो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। वहीं पर अनुच्छेद 359 है जो आपातकाल के दौरान अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जो 20 से 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है, सी नंबर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार ने 1959 में केरल में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शासन का कार्यभार संभाला था? अनुच्छेद के तहत जो है शासन का कार्यभार संभाला था, अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह जो है अनुच्छेद 356, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जब किसी राज्य में संविधान शासन की व्यवस्था विफल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो था कि 1959 में जो है 1959 में केरल में एक सरकार थी EMS नंबूद्रिपाद की जो कम्युनिस्ट सरकार थी इसको बर्खास्त कर दिया गया था, कम्युनिस्ट सरकार थी इसको बर्खास्त करके जो है 356 के तहत इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और भारत में पहला राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति में लोकसभा के अधिकतम 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। समिति का एक सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल उनकी राज्यसभा से सेवानिवृत्ति के बाद भी बढ़ाया जाता है। तो ये जो लोक लेखा समिति थी जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, इसके संबंध में एक क्वेश्चन है। अब देखो इसका इसने पूछा था कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा हुआ है। तो सही का मतलब ये है कि जो समिति में लोकसभा के अधिकतम 15 और राज्यसभा के जो है वो 7 सदस्य होते हैं, ना कि 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री सदस्य के जो है मतलब इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो देखो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से क्या है जो पद है वो जो अध्यक्ष होता है जो इसका, तो मतलब इसका अध्यक्ष जो होता है समिति का वो कौन होता है? वरिष्ठ सदस्य होता है, विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है। इसमें तो ये वाला भी गलत नहीं होता, गलत रहेगा। समिति का एक सदस्य का एक कार्यकाल के लिए 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया था, एकदम सही वाला ये वाला भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल उनकी ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ये वाला गलत हो जाता है। जो मैंने तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। हालांकि मैंने इसके सारा जो लोक लेखा समिति के बारे में पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। यह इसका जो मेन कार्य है वो होता है कैग, जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट होता है, कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना होता है, की जांच करना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। लोक उपक्रम समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोक उपक्रम समिति के बारे में पूछा है, एक एक करके कथन पढ़ते हैं हम।
इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों से अधिक होती है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो देखो इसमें सिंपल सा है कि जो समिति राज्यसभा सदस्य लोकसभा के सदस्यों से अधिक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य 15 होते हैं, वहीं पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, तो ए वाला जो है सही हो जाएगा, तो केवल 2 बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब इस समिति की जो स्थापना है 1964 में की गई थी। लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में की गई थी। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, और इसका काम जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों की जो रिपोर्ट और खातों की जांच है, उनका जांच करना होता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है, फिर से मैं आपको दोबारा से अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अगर आपने एसएससी एग्जाम रैंक ऑफ पीवाई ज्वाइन नहीं किया है तो आप रैंक ऑफ पीवाईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर अभी 199 का है, A149 का मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है PYQ50। तो इसके माध्यम से आप इसमें जो है 149 का मिल जाएगा। जो फ्री वाले बंदे हैं जो चाहते हैं कि उनको फ्री में ही प्रैक्टिस मिल जाए, तो वो प्राइम जी प्रैक्टिस मीडिया के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट सेक्शन में जाके। अगर कोई भी आपकी व्हाट्सएप से क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा की आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में यह एक अस्थायी समिति थी। केवल लोकसभा का कोई सदस्य ही किसी अन्य लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण की शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी भी मामले को नहीं ले सकती है जो न्यायालय में लंबित हो। तो देखो इसने पूछा है आचार समिति के बारे में। लोकसभा की जो आचार समिति होती है, ये 2024 में पूछा गया था, क्योंकि तात्कालिक रूप से आचार समिति जो थी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो ये 2024 में पूछा गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें प्रारंभ में एक अस्थायी समिति थी, एकदम सही भाई। प्रारंभ में थी जो एक अस्थायी समिति थी। कब? सन 2000 में जब स्थापित हुई थी, गठन हुआ था, तो अस्थायी समिति थी 2000 में। उसके बाद 2015 में इसको स्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, अब केवल लोकसभा का कोई सदस्य ही किसी अन्य लोकसभा के सदस्य के अनैतिक, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा लोकसभा के सदस्य के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसमें देखो किसी भी व्यक्ति होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत की दर्ज की सकती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और यह समिति किसी भी मामले को नहीं ले सकती है जो न्यायालय में लंबित हो, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण मान्य नहीं है? कौन सा कारण मान्य नहीं है? युद्ध भाई अमान्य है, मतलब मान्य है। बाहरी आक्रमण मान्य है। आंतरिक अशांति जो था उसको हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से इसको हटा करके क्या नाम कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो अभी कोई अवैध आधार है तो 3 है, 352 के तहत 3 हो जाएंगे, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? सही कथन पूछा गया है संविधान संशोधन के बारे में। तो देखो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में प्रदान की गई है, एकदम सही भाई, अनुच्छेद 368 में प्रदान की गई है। संविधान संशोधन करने वाला विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 368 में विशेष प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य विधायी प्रक्रिया को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की जाती है, एकदम सही है भाई, ये तीनों ही सही है। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में जो है बता दिया था, संविधान संशोधन के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया गया था, स्पेशली अनुच्छेद 368 के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन आपातकालीन घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है? आपातकालीन घोषणा को जो है वो न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है। बाद में इस प्रावधान को कह सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं कि मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि उलट दिया गया था बाद में। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जब आपातकालीन घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन से मुक्त कर दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसको लघु
कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। ठीक है, बाद में इसको उलट के 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको उलट दिया गया था, और इसको जो है आपातकालीन की घोषणा को जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पर जब आपातकालीन घोषणा की गई थी अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर, तो 25 जून 1975 को की गई थी, 25 जून 1975 को। और इस दिन को जो है 2024 में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। एक एक करके देख लेते हैं, हम गलत कथन पढ़ लेते हैं, कौन सा गलत कथन होगा, जो भी होगा वो बता देते हैं आपको। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है, एकदम सही है भाई, है ना। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र का सहारा नहीं लिया जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, सामान्य विधेयक पारित करने के लिए हो सकता है मतलब जो सामान्य विधेयक होता है, उन अगर कोई गतिरोध है सदनों में सामान्य विधेयक पर, तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन में व्यवस्था लागू नहीं होगी, ध्यान रखना इस पर। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक सदन में अलग से ही विशेष बहुमत पारित करना होगा, अलग अलग तरीके से। आपको लोकसभा में अलग पारित करवाना होगा, राज्यसभा में अलग पारित करना होगा। जब वहां से पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति उसके लिए अनुमति दे सकता है। यहाँ तक कि एक और ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी ऐसा विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकती इसके लिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल भारत के संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते, एकदम सही भाई। भारत के संविधान में संशोधन के लिए संसद में कोई विधेयक पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, एकदम सही है। तो ये तीनों ही सही है, जो गलत हो जाएगा वो बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुमान समिति संसद की एक अस्थायी समिति है, रेलवे परंपरा समिति संसद की एक स्थायी समिति है। तो इसने पूछा है कि जो अनुमान समिति है वो संसद की एक अस्थायी समिति है, तो नहीं, ये अस्थायी समिति नहीं है, एक स्थायी प्रकृति की होती है, स्थायी प्रकृति की है। और हर साल इसको हालांकि पुनर्गठित किया जाता है, हर साल जो है पुनर्गठित की जाती है, हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित की जाती है, पुनर्गठित की जाती है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं अनुमान समिति होती है, अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, 30 लोकसभा सदस्य होते हैं। और रेलवे परंपरा समिति जो है वो संसद की स्थायी समिति है, तो रेलवे की परंपरा की स्थायी समिति नहीं है, बल्कि समय समय पर रेलवे से मामलों से संबंधित जांच के लिए, समीक्षा के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक ना तो दो, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है? आपातकालीन स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है भाई, राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन का भी है, वित्तीय आपातकाल का भी है, लेकिन स्वास्थ्य आपात जैसी कोई भी परंपरा है ही नहीं भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में है, ठीक है, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार लगाया गया है? तो जो राष्ट्रपति शासन है, इन जो विकल्प दिए हैं इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक बार लागू हो चुका है। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे अधिक बार मणिपुर में लगाया जा चुका है, 10 बार, अभी भी लगा हुआ है मणिपुर में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन फिलहाल भी लगा हुआ है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो है वो 9 बार लगा हुआ है, 9 बार लगा हुआ है। और पंजाब में जो है, पंजाब में सबसे पहली बार 1951 में ही आपातकाल लगाया गया था, 1951 में ही आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक केस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ है, 1994 एक फैसला आया था, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हुए थे। तो इसका 51 का सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है लोक लेखा समिति के बारे में। अब लोक लेखा समिति के बारे में इतना तो आपको बता चुका हूं, तो आपको मतलब सट्ट सट्ट बता देना चाहिए आंसर तुरंत के तुरंत। तो यह भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करती है, एकदम सही भाई। लोक सेवा के से चुने गए 15 सदस्य समिति के सदस्य होते हैं, एकदम सही है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्य करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा।
मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति का सदस्य लोक लेखा समिति में चुना जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि वह पूर्व समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं। एकदम सही है वाला, तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो देखो, लोक लेखा समिति में होते हैं, 15/7 का अनुमान होता है। ठीक है, लोक उपक्रम समिति में भी होते हैं 15/7। ठीक है, और अनुमान समिति है, अब प्राक्कलन समिति जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति बोलते हैं। इसमें जो 30 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये किससे होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ए वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा से नहीं होते। अनुसूचित जाति कल्याण समिति में भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये ईडब्ल्यूएस के संबंध में जो संशोधन हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए जो है 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, चुनाव के जस्ट पहले जनवरी में। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा, मतलब कभी भी ना चुनाव ना होना होता है जब, तो ये आरक्षण वारक्षण एक, मतलब कह सकते हैं आरक्षण, आजकल तो फ्री व्हिप्स चल गई है, सीधे अकाउंट में पैसा दो और चुनाव जीत लो। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जीएसटी, ये आया था 2016 में। ठीक है, और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 338 के तहत संविधान संशोधन का दर्जा दिया गया था, और 122 में मुझे याद नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किस प्रकार से संविधान संशोधन कर सकती है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार से संविधान संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत? ठीक है, संविधान में पूछ रहा है, तो देखो जोड़ भी सकती है भाई, परिवर्तन भी कर सकती है, निरसन भी कर सकती है, तीनों चीजें कर सकती है भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी चीज जोड़ सकती है, परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है। दोनों चीजें, परिवर्तन और निरसन, उस मूल संरचना को छोड़कर, मूल संरचना को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हटा दे, तो मूल संरचना को छोड़ दिया जाएगा। ये किस में कहा गया था? केशवानंद भारती बाद में कहा गया था, केशवानंद भारती बाद में कहा गया था 1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। संसद की अनुमान समिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है अनुमान समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति जो होती है, इस समिति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अरे 5 वर्ष का कौन से कार्यकाल होने लगा सडनली भाई? 1 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का तो नहीं होता, ये वाला गलत हो जाएगा। यह समिति वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देती है, एकदम सही है। यह समिति धन विधेयक की जांच करती है, एकदम सही है। यह समिति संसद में प्रस्तुत अनुमानों के रूप में निर्धारित करने का सुझाव देती है, अनुमानों के रूप में निर्धारित करने का सुझाव देती है, एकदम सही है। तो सही हो जाएंगे, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो अब एक एक करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले, राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य का बजट राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, एकदम सही है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य के बजट को पास करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के बजट की प्रक्रिया के समान होती है। अच्छा, इसने पूछा है राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य का बजट नहीं भाई, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, राज्यपाल जो है बजट को स्वीकृत नहीं करता, बल्कि संसद राज्य का बजट स्वीकृत करती है। कौन सी करती है? संसद राज्य का बजट स्वीकार करती है, संसद राज्य का बजट स्वीकृत करती है, बजट स्वीकृत करती है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य के बजट को पास करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के बजट की प्रक्रिया के समान होती है, एकदम सही है वाला, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, राज्यपाल जो है केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, उसकी कोई शक्तियां नहीं रह जाती वहां पर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति बताना है आपको। तो देखो भाई, राज्यसभा के सभापति क्यों करेगा, भारत के राष्ट्रपति क्यों करेगा, इन सब के बारे में तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लोकसभा के बहुमत का नेता भी क्यों करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह नियुक्त करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और पारंपरिक रूप से यह विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है लोकसभा के 22 सदस्य, लोकसभा के 22 सदस्य और राज्यसभा के जो हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं।
बाकी ऑलरेडी बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया था। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में दिया था, किस मामले में दिया था, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो इसका सिंपल सा है कि जो इसने पूछा है अनुच्छेद 356 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिया हुआ था न्यायिक समीक्षा का, तो जो है SR बम्बई बनाम भारत संघ था, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। 1994 में एक फैसला आया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह समिति 1921 में अस्तित्व में आई थी। अपनी स्थापना के समय यह लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में एक संसदीय समिति नहीं है। ठीक है, इसने पूछा है कि जो लोकलेखा समिति है 1921 में अस्तित्व में आई थी, एकदम सही है। अपनी स्थापना के समय से लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में एक संसदीय समिति नहीं है, एकदम सही है वाला। तो दोनों ही सही है, तो C नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बाद आई थी। ठीक है, इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, राज्यसभा की याचिका समिति के बैठक के लिए कोरम कितना होता है। जो याचिका समिति होती है उसके लिए कोरम के बारे में पूछा है, कितना होता है। तो इसका जो कोरम होता है बैठक के लिए वो 5 सदस्यों का कोरम होता है। कितने? 5 सदस्यों का होता है, और इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसमें जो है 10 सदस्य होते हैं और इन्हें राज्यसभा द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो B नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्ति या शक्तियां हैं, विशेष शक्ति या शक्तियां हैं राज्यसभा के बारे में पूछा हुआ है। तो धन विधेयक शुरू करने की शक्ति है। भाई धन विधेयक कब शुरू करने लगा ये राज्यसभा, इसकी तो इतनी क्षमता ही नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्र सूची के किसी विषय में राष्ट्रीय महत्व को विषय को, हाँ ये वाली शक्ति है भाई इनकी। तो अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को संसद में एक कानून बनाकर राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 312 इसके लिए एक शक्ति और मिली हुई है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत के माध्यम से नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण अधिकृत कर सकती है। ये चीज भी इसके पास शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना, ये वाली शक्ति भी नहीं है भाई इनके पास। ठीक है, महाभियोग जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त शक्ति है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सही आंसर जो है वो B नंबर हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम किया जा सकता है। वेतन और भत्तों को कम किया जा सकता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम किया जा सकता है। तो देखो वित्तीय आपातकाल जब लग जाता है ना, तो सब कुछ कम किया जा सकता है, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे कुछ भी हो, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन को विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भी नहीं होती भाई, इसके लिए ये वाला गलत हो जाएगा। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो उनके लिए उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, एकदम सही है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से बात किया जाना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, एकदम सही है भाई। तो B नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए। भाई बिल्कुल है भाई, आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए। देखो अनुच्छेद 355 कहता है कि आंतरिक अशांति से नहीं, बाहरी आक्रमण से बचाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों को निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी सलाहकार प्रदान करने से मुक्त करता है, एकदम सही वाला है। ठीक है, अनुच्छेद 22(3) के अनुसार है। ठीक है, निवारक हिरासत में जो रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, वहीं पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के सामने आरोपी द्वारा दिया गया एक वालिया बयान साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये वाला भी गलत है। पुलिस अधिकारियों के सामने दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोटा 2002 के तहत था, जो कोटा में था, ये जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम था इसमें था। ठीक, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है केवल 2 सही है, B नंबर सही है। तो देखो टोटल हमने 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अभी तक अगर आपने यह SSC एग्जाम रैंक अप PY ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, आप PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड लगाएंगे तो यह बैच आपको 149 का पड़ जाएगा।
बाकी अगर आप फ्री में और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्राइम जिस प्रैक्टिसपीडिया के नाम से मॉक टेस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे, जल्द से जल्द सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलने लगेंगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पर, तो प्राइम अकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप जा करके पिछली वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर आपको पॉलिटी का प्लेलिस्ट शो हो रही होगी और यहाँ पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको शो हो रही होगी, तो आप जा करके आराम से क्लास दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी प्रकार की और जानकारी है, चाहते हैं आप, कोई डाउट हो किसी प्रकार का, कोई भी अगर मान लो कुछ भी मेंटोर से रिलेटेड हो तो कमेंट से समझ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।